इस चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। देखा तो आपने हजारों लाखों बार होगा, क्योंकि भारत में जिंदा रहने वाले के लिए यह असंभव है कि इस चेहरे को देखे बिना एक सांस भी ले पाए। आप अपने घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, सोते हो या जागते हो, 24 घंटे आप इस चेहरे या फिर इस नाम से अलग नहीं हो सकते। 1947 के बाद अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, शायद उन सब को मिलाकर कई बार गुणा कर दिया जाए, तब भी उतनी तस्वीरें, उतना प्रचार नहीं हुआ होगा जितना इस एक चेहरे पर किया गया। इस पर कितने हजार करोड़ या लाख करोड़ खर्च हुए, इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है और शायद कभी आ पाएगा भी नहीं। मगर इतना तो कहा जा सकता है कि जितनी मेहनत और जितना धन इस चेहरे को चमकाने में लगाया गया, वो सारी चमक एक व्यक्ति ने जबरदस्त तरीके से धूमिल कर दिया, आईना रख के। जी हां, इस चमकते चेहरे के पीछे जो तस्वीर है और उस तस्वीर की जो हकीकत सामने आई है, उसकी कल्पना शायद किसी भी भारतीय ने नहीं की होगी। चाहे वो कितना भी कट्टर मोदी विरोधी क्यों न रहा हो, कम से कम इस स्तर पर जाकर पीएम मोदी के बारे में नहीं सोचता होगा जिस स्तर के मोदी चरित्र का खुलासा खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने किया है। हमारे देश में कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिन्हें अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है, और मेरे ख्याल से शिक्षक के बाद नंबर आता है सैनिकों का, सेना का। उसी सेना को लेकर पीएम मोदी के बारे में जिस खेल या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ और का जो खुलासा हुआ है, यकीन मानिए किसी भी भारतीय ने सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जिस पत्रकार ने सीएम मोदी को पानी पिला दिया था, यानी अपने कार्यक्रम में ऐसे ऐसे सवाल दाग दिए थे कि पानी पीने के बहाने उस वक्त के सीएम मोदी को इंटरव्यू छोड़कर जाना पड़ा, या यूं कह लीजिए कि छोड़कर भागना पड़ा। उसी वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को इंटरव्यू देते हुए सत्यपाल मलिक साहब ने पुलवामा हमले को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो हद से ज्यादा चौंकाने वाले भी हैं और शर्मनाक भी हैं। आप पीएम मोदी को करप्शन के नाम पर अक्सर समूचे विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलते हुए सुनते होंगे। वो उन मामलों को भी नहीं छोड़ते जिन मामलों में कोर्ट से सब कुछ साफ हो चुका है, यानी कुछ भी मिले न मिले, मनगढ़ंत भी हो तो चलेगा, लेकिन विपक्ष को करप्शन के मुद्दे पर घेरना है। इस तरह से बताया जाता है मानो समूचा विपक्ष भ्रष्टाचारी है और हरिश्चंद्र का चरित्र मात्र एक व्यक्ति के भीतर है। लेकिन पीएम मोदी किस कदर करप्शन में डूबे हुए हैं और करप्शन की शिकायत मिलने पर शिकायत करने वाले पर ही एक्शन ले लेते हैं, इसका खुलासा भी इस इंटरव्यू में किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम मोदी के व्यक्तिगत कैरेक्टर के बारे में सत्यपाल मलिक ने क्या खुलासे किए हैं, गौतम अदानी के कथित फ्रॉड, 2024 के इलेक्शन, राहुल गांधी को सदन में ना बोलने देना और इन सबसे खतरनाक और चिंताजनक आरोप, देश की महामहिम राष्ट्रपति को रिमोट कंट्रोल से चलाना। सच कह रहा हूं, ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे और एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आप ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिस चेहरे के पीछे पूरा मुल्क पिछले 9 सालों से भागता रहा, या यूं कह लीजिए कि भगाया जाता रहा, उस चेहरे की जो असलियत सत्यपाल मलिक ने सामने परोसने की कोशिश की है, उसे देखिए, जानिए और परखने की कोशिश करिए। एक बार फिर से कहता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बेहद आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटवा बजा दीजिएगा। इस सारे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है गोदी मीडिया का रोल। कांग्रेस का कोई छोट भैया कार्यकर्ता या फिर किसी भी विपक्षी दल का कोई छोटा मोटा नेता भी यदि अपनी पार्टी के बारे में कोई छोटी मोटी नेगेटिव बात भी कह दे तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया उसे सर पर चढ़ाकर डांस करने लगता है, भांगड़ा करने लगता है। मगर भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता ने मोदी के बारे में इतना कुछ कह दिया, इतने सारे खुलासे कर दिए, यहां तक कह दिया कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, इन्हें जो करना है कर ले, मेरा कर ही कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी गोदी मीडिया पर इस मामले की कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक और बात बता दूं, इंतजार करिए, हो सकता है इस मुद्दे को हल्का करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हाल ही में कोई नया मामला खड़ा कर दिया जाए। खुद ही कल्पना करके देखिए, जिस गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिसों के पास चमत्कार के नाम पर ठगी करने वाले बाबाओं को दिखाने के लिए, बेमतलब की बहसबाजी के लिए महीने भर का समय होता है, 24 घंटे का समय किसी ढोंगी बाबा को देते हैं, लेकिन देश के इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्या गोदी मीडिया का कोई चैनल सत्यपाल मलिक को अपने स्टूडियो में बैठाकर इंटरव्यू करने की हिम्मत करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए। और वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जो उसका मालिक है वो सत्ता का दलाल है। इसीलिए जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप उनके साथी बनिए। आपसे बार बार अनुरोध इसीलिए किया जाता है कि हम आपके भरोसे चलते हैं, और मीडिया का स्वतंत्र होना तभी संभव है जब जनता अपना मीडिया खड़ा करे। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करिए, ताकि बिना आर्थिक बाधा के हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहें। एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको मिलती जाएंगी। मैंने कई वीडियोज में कहा है कि पीएम मोदी विपक्षियों पर जो आरोप लगाते हैं, आप तुरंत मान लिया करिए, आंख बंद करके मान लिया करिए कि या तो वह काम उन्होंने खुद कर लिया है या फिर निकट भविष्य में करने वाले हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि प्रधानमंत्री ये दिखाने
की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत जानकारी है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, तकनीकी का हो, विज्ञान का हो, भाषा का हो, गणित का हो, विषय कोई भी हो, उनको सारी जानकारी होती है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये अलग बात है कि अधिक विद्वान दिखने के चक्कर में नाले से गैस निकलने लगती है और उसमें चाय बनने लगता है और इन सब के बाद बेइज्जती हो जाती है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि पीएम मोदी जहां भी रैली करते हैं उनमें भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं और खुद सीबीआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपको भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी है, तैयार हो जाइए। अपने इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया और साफ साफ कहा कि मैं सेफली यह कह सकता हूं कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। बताया कि कैसे गोवा में गवर्नर रहते हुए उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में पीएम मोदी को सूचित किया और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय खुद 7-8 दिनों के भीतर आनन फानन में वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक को ही हटा दिया गया और हटाने की इतनी जल्दी थी कि फ्लाइट न होने की स्थिति में टुटहे विमान से इनको वहां से हटा दिया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो सब खूब पैसा कमा रहे हैं और सारा पैसा अपने पास तो नहीं रखते हैं, पैसा ऊपर भी जाता है। रिलायंस ग्रुप के इंश्योरेंस का जो मामला कश्मीर में गया था जिसे सत्यपाल मलिक ने लागू नहीं किया था क्योंकि वो जनता के हित का नहीं था, जिन मामलों में 300 करोड़ के घूस की बात चल रही थी, जिसमें उन्होंने आरएसएस के बड़े नेता राम माधव का नाम भी लिया था, यानी भ्रष्टाचार के मामले पर बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल रही है। राष्ट्रवाद की आड़ में भ्रष्टाचार का कितना गंदा खेल चल रहा है आज खुद एक भाजपा नेता की जबान से बाहर आ रहा है। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया कि गोवा का मुख्यमंत्री टैक्सी वालों से पैसा वसूलता है। वसूली क्या गजब का विश्वगुरु बनाया जा रहा है, वाह। अब मुझे लगता है कि सबसे पहले एक अत्यंत संवेदनशील मामले की चर्चा कर लेनी चाहिए जिसे लेकर पूरा मुल्क अब तक अंधेरे में है और शायद आने वाले कुछ सालों तक भी अंधेरे में ही भटकता रहेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की। इस मामले में हम कुछ सवाल करने वाले हैं, उन सवालों पर जरा गंभीरता से सोचिए। पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आप कोई परीक्षा देकर आए, कोई आकर आपसे बताता है कि तुम परीक्षा में फेल हो गए हो, तो जाहिर सी बात है आप चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन यदि आपको मालूम हो कि आपने परीक्षा में कुछ भी नहीं किया था, फेल होना तय था, तो फिर क्या आप अपने फेल होने की खबर सुनकर चौंकेंगे? शायद नहीं। पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया है कि जब यह दुर्घटना हुई उस वक्त पीएम मोदी जिम कार्बेट में शूटिंग करवा रहे थे। आपको भी याद होगा उस वक्त भी इस बात को लेकर खूब हो हल्ला मचा था कि एक तरफ 40 जवानों की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। यह तो आप जानते ही हैं। मगर गृह मंत्री किसी चुनावी कार्यक्रम में थे, यह भी भारत की जनता को मालूम है। मगर खबरों के अनुसार दोनों ने अपना कार्यक्रम रोका नहीं, कार्यक्रम तयशुदा तरीके से चलता रहा। 40 जवान उधर मार दिए गए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस घटना के बाद अपने कार्यक्रमों को रोक दिया, तो क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री उसको नहीं रोक सकते थे? सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शूटिंग समाप्त होने के बाद, यानी कि कार्यक्रम रुका नहीं, कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके बात नहीं की थी। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा मामला हो गया और वहां के गवर्नर से अब तक प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की थी, फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। सत्यपाल मलिक ने बताया कि जिम कार्बेट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया और पुलवामा वाली घटना पर बात हुई। जब गवर्नर ने पीएम मोदी को सारी बात बताई और कहा कि ये जो हुआ है ये हमारी गलती से हुआ है, हमारा फेलियर हुआ है। यदि हम सेना के जवानों को 5 एयरक्राफ्ट दे देते, यानी जहाज दे दिया गया होता, तो शायद 40 जवान आज भी जिंदा रहे होते। इस पर पीएम मोदी ने जो जवाब दिया उसे जरा ध्यान से सुनिए। सत्यपाल मलिक के अनुसार पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी कि कश्मीर के पुलवामा मामले पर तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, जबान बंद रखो, इस मामले में कुछ भी मत बोलना। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पूछा है कि पीएम मोदी ने कहा कि इसमें चुप रहो, कुछ मत बोलना, ये कुछ और है। सवाल यह है कि ये कुछ और क्या था? पीएम मोदी की बात तो छोड़ दीजिए, सत्यपाल मलिक ने यहां तक कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी सत्यपाल मलिक को कश्मीर के पुलवामा मामले पर चुप रहने की नसीहत दी थी और कहा था कि इस पर कुछ मत बोलिए। मलिक साहब ने यह भी बताया कि जिस वैन में 3000 किलो विस्फोटक रखा गया था वो वैन कई दिनों से कश्मीर की घाटी में लगातार घूम रही थी। इतना ही नहीं, जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, यानी घटना होने से ठीक पहले तक लगातार कई खुफिया एजेंसियां ये जानकारी देती रहीं कि इस तरह की कोई घटना कश्मीर में की जा सकती है, मगर इन सब पर ध्यान नहीं दिया गया, इन सब को दरकिनार कर दिया गया। आखिर क्या वजह हो सकती है इन खुफिया जानकारियों को छुपाने की, उस पर ध्यान नहीं देने की? सत्यपाल मलिक का कहना है कि 78 ट्रकों में भरकर सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, जबकि उन्हें मात्र 5 जहाजों की जरूरत थी।
सवाल यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने लिए व्यक्तिगत चलने के लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीद सकता है, कोरोना के टाइम में 12 करोड़ की कार खरीद सकता है, 1.5 लाख का चश्मा लगा सकता है, वो अपने सेना के जवानों के लिए 5 हवाई जहाज मुहैया क्यों नहीं करवा सकता? सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने जहाज देने से मना कर दिया, लेकिन यदि मुझसे मांगा जाता तो मैंने व्यवस्था जरूर की होती। कल्पना करके देखिए, पुलवामा हमले के बाद इसका राजनीतिक प्रयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया था। सभी सैनिकों के शवों को दिल्ली में बाकायदा सजाकर पूरा तमाशा किया गया। कई दिनों तक उसकी जबरदस्त रिपोर्टिंग गोदी मीडिया पर की गई और पूरे देश को एक घटना से जोड़कर जबरदस्त चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई और लिया भी गया, मिला भी। हालांकि उस वक्त भी विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के लोगों ने लगातार पूछा था कि इतना बड़ा सेना का काफिला ट्रक से क्यों ले जाया जा रहा था। लेकिन चूंकि पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का जो चरित्र है कि किसी भी सवाल पर सामने वाले को देशद्रोही बता देना, पाकिस्तान परस्त कर देना, वही ढर्रा चलता रहा। जब सवाल सेना को सुरक्षा न मिलने का हुआ तो बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक साहब ने जब ये सारे खुलासे किए तो बहुत सारे भक्त और ट्रोल आर्मी के गुर्गे अब उन्हें मानसिक रूप से बीमार यानी पागल बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? अब एक और बड़ा सवाल उठने लगा है कि अब तक जनता के बीच जो बातें दबी दबी हो रही थी कि पुलवामा हमले के पीछे आखिर पूरा खेल क्या है, आखिर क्यों 4 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक उस घटना की जांच नहीं हो पाई, कोई खुलासा नहीं हो पाया, और जिन सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री घूम घूम कर वोट मांगते रहे, उन सैनिकों के परिवार वालों को अब तक यह जवाब क्यों नहीं मिला कि यह घटना क्यों हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन था और यह किसका फेलियर था? क्या हमारे देश के 40 जवानों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? उनके परिवार वालों का जो जीवन बर्बाद हुआ, जो भविष्य बर्बाद हुआ, उन सब का कोई मोल नहीं है? सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि पुलवामा मामले को घुमाकर पाकिस्तान ले जाया गया और फिर उसका चुनाव में प्रयोग किया गया। बहुत सारी बातें उन्होंने खुलकर कह दी, कुछ बातें इशारों में कही और कुछ बातें कहते कहते रह गए। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी बातें पहले से पब्लिक डोमेन में चलती रही हैं, लोग उन पर चर्चा करते रहे हैं। मगर फर्क यह है तब में और अब में कि अब तक या तो राजनीतिक विरोधी या फिर आम लोग इस पर बात करते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 4 राज्यों के गवर्नर रह चुके पीएम मोदी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले बड़े व्यक्तित्व वाले लीडर ने ये सारी बातें सामने रखी हैं। इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सत्यपाल मलिक कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान करण थापर ने यह भी कहा कि इन खुलासों के बाद पीएम मोदी आपसे बहुत नाराज होंगे। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूं। हालांकि फकीर आदमी तो खुद को पीएम भी बता चुके हैं, लेकिन अब फकीरी की एक एक पोल सामने आ रही है। सत्यपाल मलिक की हालत फिलहाल यह कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य का जो गवर्नर रहा, जिसके रहते पुलवामा हमला हुआ, जिसके रहते धारा 370 हटाई गई, वो व्यक्ति आज किराए के घर में है और मात्र एक पीएसओ यानी एक सुरक्षा गार्ड लेकर रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वो लोग तो चाहते हैं कि कोई हमें मार दे, लेकिन इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि हमसे पंगा लेने या फिर हमें जेल में डालने की गलती वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी कम्युनिटी काफी मजबूत है। वैसे भी मैं कई बार जेल जा चुका हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी की विद्वता की यानी जानकारी की। सत्यपाल मलिक ने बताया कि कश्मीर के मामले पर जब भी मैं मोदी से मिला तो मुझे यह महसूस हुआ कि उन्हें इन मामलों पर कोई जानकारी नहीं, यानी ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। इल इन्फॉर्म्ड कहा है, इल इन्फॉर्म्ड। और यह भी दावा किया है कि पीएम मोदी अपने में मस्त रहते हैं, जो हो रहा है होने दो, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे भारत की बस्ती में। कहां तो गोदी मीडिया वाले देश भर में दिन भर यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18-18 घंटे काम किया जा रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कहां खुलासा यह हो रहा है कि अपने में मस्त रहते हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत कुछ जबरदस्त मिलने वाला है। बात जब अदानी और राहुल गांधी की हुई तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि अदानी के कथित अपराध का मामला पूरे भारत में गांव-गांव तक नीचे तक पहुंच चुका है और यह मामला पीएम मोदी को बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। यहां तक कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी कम हो सकती हैं कि यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा कि यह पार्टी हाल ही में सत्ता में थी। राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सवालों से पीएम मोदी विचलित हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और सदन में कहते रह गए कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, यह कोई जवाब नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का यह संवैधानिक अधिकार था कि वो सदन में अपना जवाब रखते, अपनी बात रखते, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से पहली बार हुआ कि संसद के एक सदस्य को बोलने नहीं दिया गया, अपनी बात रखने से रोक दिया गया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यदि मोदी मेरे साथ बैठे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि अडानी के मामले से कैसे पीछा छुड़ाना है। यदि उन्होंने पीछा नहीं छुड़ाया अडानी से तो 2024 में हालत बहुत खराब होने वाली है। विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि एक के सामने एक कैंडिडेट यदि रख दिया गया तो बीजेपी का सुपड़ा बहुत बुरी तरह से साफ हो सकता है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि यात्रा के बाद लोगों ने राहुल गांधी के बारे में अलग विचारधारा बनानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी जो सवाल करते हैं, जो बातें कहते हैं वो बड़ी सटीक होती हैं,
सही होती हैं। और जो अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए इस बात को इस इंटरव्यू में मैंने कई बार सुना, लगभग 1 दर्जन बार सुना, और रात को सोते सोते सुना। और बार बार सुनते हुए मैं यही सोच रहा था कि हमारे देश को क्या हो गया है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस स्तर की गुलाम मानसिकता हमारे देश में पैदा हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम ये बात आपको कितना प्रभावित करती है, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। मैं तो भीतर से हिल गया था। सत्यपाल मलिक ने बताया कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है। लेकिन उसके बाद जो पता चला वो चौंकाने वाला है। पता चला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किससे मिलेंगी, किससे नहीं मिलेंगी, इसका फैसला पीएमओ करता है, यानी प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से होता है। यह फैसला प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में लिया जाता है कि देश के राष्ट्रपति, 140 करोड़ वाली आबादी के भारत के राष्ट्रपति किससे मिलेंगी और किससे नहीं मिलेंगी। इसका फैसला प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से होता है। क्या इससे भी ज्यादा शर्मनाक और लोकतंत्र को नाले में गिर जाने का कोई सबूत हो सकता है? कल्पना करके देखिए, जिस प्रधानमंत्री को और उनके पूरे कैबिनेट को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, वो राष्ट्रपति किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, इसका फैसला प्रधानमंत्री के ऑफिस से होता है। क्या गजब की मदर ऑफ डेमोक्रेसी पैदा हुई है भारत में। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई खुलासा हो नहीं सकता। जो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर रिमोट कंट्रोल से चलाए जाने का आरोप लगाते थे, उनके बारे में खुद इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, और वो खुलासा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं जो आज भी बीजेपी में है। अब इन सारी बातों के बाद क्या रह जाता है बाकी? मुझे तो नहीं पता कि अब कुछ बाकी रह गया है। सभी विपक्षी दलों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, खासकर कांग्रेस ने गंभीरता से सवाल उठाए हैं। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी सवाल का जवाब मिलना तो है नहीं, और खुद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी यह कहा है कि आप सवाल पूछते रहिए, सामने से जवाब एक ही मिलेगा, और वो जवाब है चुप्पी। सवाल चाहे जितना बड़ा हो, मामला चाहे जितना बड़ा हो, आप पूछते रहेंगे, सामने वाला यानी प्रधानमंत्री जी चुप्पी बनाए रखेंगे। मगर चुप हो जाने से सवाल खत्म नहीं हो जाते, बल्कि सवाल और बड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि पिछले 9 सालों से कैमरा से सबसे नजदीक और सवालों से सबसे दूर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या इन सभी आरोपों पर कोई जवाब दे पाएंगे? और वो मरा हुआ गोदी मीडिया कब जिंदा होगा जो दिन रात सरकार की दलाली करता है, तलवे चाटता है? वहीं एक बात और समझने वाली है कि सत्यपाल मलिक साहब वो व्यक्ति हैं जो किसी भी बात को स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं। सत्ता के दबाव में न आते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दों पर भी सरकार से अलग अपनी राय रखी। शायद इन्हीं सब कारणों से उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई होगी, बंगला वापस ले लिया गया होगा। कल ही खबर आई और तस्वीरें आई कि राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। मगर सवाल यह है कि जिस देश में नफरती न्यूज एंकर, फिल्म के डायरेक्टर और कंगना रनौत जैसी अल्प बुद्धि की कलाकारों को लाखों करोड़ों की YZ सिक्योरिटी दी जा सकती है, सालों पहले संसद से बाहर हुए कई नेताओं को बंगला दिया जा सकता है, कांग्रेस से ही बाहर हुए गुलाम नबी आजाद को VIP बंगला मिल सकता है, तो फिर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से उनका बंगला और सिक्योरिटी वापस क्यों ले ली गई, जबकि उन्हें जबरदस्त खतरा है? इस तरह के बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी उठाए हैं और खुद सत्यपाल मलिक ने भी किए हैं। मगर आप फिर से देखिएगा कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस मामले पर सन्नाटा मार जाएगा, सांप सूंघ जाएगा उन सबको, सारे लपट झंडे इस बिल में चले जाएंगे। अब चूंकि यह खुलासा बहुत बड़ा है, ये बातें बहुत बड़ी हैं, आरोप बहुत बड़े हैं और खतरनाक हैं, अब देखना यह है कि इन सब को दबाने के लिए, इन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कितना बड़ा मामला सामने लाया जाता है। क्योंकि पिछले 9 सालों से एक ही कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और वो है ध्यान भटकाओ कार्यक्रम। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर द्वारा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का लिया गया यह इंटरव्यू 1 घंटा 9 मिनट का है, द वायर के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वीडियो को डिलीट करने या फिर चैनल पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है। यदि आपने नहीं देखा है और विस्तार से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो द वायर के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी भी नहीं देखा, अभी भी जानने पहचानने की कोशिश नहीं की, तो शायद फिर देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। एक बार फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संभव हो पाए तो ज्वाइन भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।